Please start. इंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर ना आई हैव अ क्वेश्चन. If the center wants to make law on the state matters, what are the options available to the center? हाँ, एक तो इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ना, 352 वगैरह जो अपना है, 356 वगैरह, ठीक है. और एक राज्यसभा को हो सकता है. हाँ, राज्यसभा अगर पास कर दे स्पेशल में 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग से, तो भी हम लोग कर सकते हैं इसको. And also, अगर वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए लाइक ना रिक्वायर्ड है, तो देन ऑल्सो इट कैन बी डन. हाँ, जो इंटरनेशनल वाला है वो तो सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, उसमें ये 2/3 वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल से ही होगा. और दो या मोर स्टेट मिलके बोले कि आप लो बना दो ताकि सिमिलरिटी बनी रहे चीज़ों में, तो भी हो सकता है. एक कंडीशन और है, शायद 5 कंडीशन है इसमें. नेशनल इमरजेंसी 4 है ना, शायद 4 ही तो है. तो अभी जो हुए मैं समराइज कर देता हूँ, कुछ छूट रहा है तो बताना. पहला तो हाँ बोलो. मतलब 5 कंडीशन है. अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे, नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे, या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए. बढ़िया हो गया समराइज. और ये जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो अपने रिकमेंड करते हैं, तो उसमें क्या मतलब कुछ टाइम में वो खत्म हो जाता है ना, कुछ ऐसा है ना इसमें, कितने टाइम बाद खत्म हुआ, वो चलता ही रहेगा जब तक स्टेट रिपील ना करे या सेंटर रिपील करेगा उसको. तब तक का चलते रहेगा जब तक कि सेंटर रिपील ना करेगा. जब तक दोनों स्टेट्स फिर से नहीं मांग करें, मिलके दोनों मांग करेंगे कि इसको रिपील कर दो, और जब तक सेंटर नहीं रिपील करेगा तब तक नहीं होगा. ओके. हाँ. और इमरजेंसी वाला मान लो ये जो 352 में लगा है, तो इमरजेंसी के साथ वो चला जाएगा 6 महीने बाद, कुछ ऐसा सीन है ना उसको. तो 6 months के बाद इन वो सीजेस टू ऑपरेट. अच्छा, जो ये जैसे स्टेट वाला है ना, जिसमें स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें हम वो जो स्टेट है उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. तो क्या ये सेम प्रोविजन इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाले केस में भी है? नहीं सर, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है. हाँ, उसमें नहीं है, क्या है विदाउट 7 है उसमें अलग से स्पेसिफिकली दे रखा है. विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट एप्लीकेबल है वो. और उसका आर्टिकल क्या है, वो इम्पोर्टेंट है. 249 है क्या? सॉरी 253. हाँ 253 है. 253, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है. रेजिड्यूरी पावर की पावर्स किसके पास है? यूनियन ऑफ इंटर. वैसे अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एज सच माना जाता है कि रेसिड्यूअरी पावर जो होगी वो सेंटर के पास ही रहेगी. अच्छा, साइबर सिक्योरिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इसका रेजिड्यू पावर. हाँ पार्लियामेंट. और यूएस में रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है? स्टेट के पास, प्रेसिडेंट के पास है ना. स्टेट के पास है सर. ओके थैंक यू. एक रेजिड्यूरी सब्जेक्ट मुझे याद आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी है ना, वो अपना वो रेजिड्यूरी में है, वो कहीं मेंशन नहीं है, तो देख लेना, इसको न्यूज़ में रहता है. ये रेसिड्यूअरी पावर की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट करा था? 1935 एक्ट में है सर ये. अच्छा, और भी कोई ट्राई करना चाहेगा?
रेसिड्यूरी कनाडा पावर्स? कनाडा हाँ, तो याद रखना जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का फॉर्मूला था वो अपन ने वहीं से लिया था, जिसमें रेसिड्यूरी पावर्स भी आ जाती हैं कनाडा से। हाँ बट ये क्या नाम है 1935 वाले एक्ट में जीजी के पास थे ना, गवर्नर जनरल के पास रेजिडेंट पावर। हाँ, वो जो 35 एक्ट है ना, वहां से अपन ने फेडरल स्कीम ली है, और जो कनाडा वाले से अपन ने फेडरल सिस्टम लिया है। तो जो कनाडा का ओके फेडरल सिस्टम है वहीं से रेसिड्यूरी पावर्स भी अपन ने अडॉप्ट करी है। हेलो, अच्छा, एक क्वेश्चन है, can president be advised only by the Prime Minister of India under special circumstances without his cabinet? फॉल्स। हाँ करेक्ट, ट्रू। कैबिनेट की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नहीं हो सकता है कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है ना जब कुछ ऐसे। वो मिनिस्टर्स को निकालते तो प्रेसिडेंट का ही चाहिए बस, या अपॉइंट करने में किसी मिनिस्टर को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। हाँ करेक्ट है, जोकर सही बोला कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ही केवल एडवाइस करता है, लेकिन अदर मैटर्स में भी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली एडवाइस कर सकता है विदाउट हिज कैबिनेट, मतलब जो इमीडिएट कंसर्न के हो मैटर्स। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 75(3) है शायद। फॉर एग्जांपल अभी हुआ था 2019 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनी थी ऑफ बीजेपी, तो वहां पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट नहीं बैठी थी। और लेटर ऑन कैबिनेट ने अप्रूव किया था उसको उस केस में। तो कैबिनेट अप्रूव कर सकता है बाद में इमीडिएट कंसर्न्स पे, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइस एंड प्रेसिडेंट कैन टेक एक्शंस ऑन दैट। हाँ वो जो आप बोल रहे हो ना सर, वो बिजनेस रूल में दिया हुआ है, जो अपने बिजनेस रूल है ना 1977 वाले या 61 वाले, उसमें मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है डायरेक्टली। ओके, आई विल चेक एंड कंफर्म, कल फिर से मैं बता सकता हूँ उसको। ओके नो इशू। ओके, आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड है? काउंसिल है ना, इंटरस्टेट काउंसिल। हाँ करेक्ट सर। चेयरमैन वगैरह कौन होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस काउंसिल का? प्रेसिडेंट जो होता है वो इसको फॉर्म करता है, एंड जो जनरल काउंसिल उसको चेयर करता है जो होम मिनिस्टर होता है, कि प्रेसिडेंट एंड आईएससी को चेयर जो होता है वो, उसके बाद में जो आईएससी होता है वो क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स, मैं ये बोल रहा हूँ इंटरस्टेट को प्रेसिडेंट चेयर नहीं करते, वो सिर्फ फॉर्म करते हैं ना, पीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। यही मैंने बोला है। व्हाट आई एम सेइंग इज प्रेसिडेंट उसको फॉर्म करते हैं, फॉर्म, पीएम उसको चेयर करते हैं, जोनल को होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल जो होता है उसका काम क्या होता है, बेसिकली इंटर प्लस स्टेट प्लस काउंसिल, तो जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बनाने के लिए वो उसको फॉर्म करते हैं। एंड दैट ऑल्सो 5 years के, जैसे फिनांस कमीशन होता है उसको फॉर्म किया जाता है 5 साल के बाद जैसे जरूरत लगती है, तो उसी केस में लाइक 5 years का कुछ होता है ना इसका, उसमें ये फॉर्म किया जाता है। तो इसके अंदर सभी टाइप के डेवलपमेंट एंड ऑल आ जाएंगे। अब जैसे जोनल काउंसिल होते हैं तो वो स्टेट्यूटरी है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसे स्टेट हुई ऑर्गेनाइजेशन से बनाया गया था। तो उसके अंदर जो जोन्स होते हैं, इंडिया के अंदर जो जोन्स है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, प्लस जोन्स के अंदर से फिर जो एक स्टेट होता है वो उस पूरे ग्रुप को लीड करता है। कितने जोनल काउंसिल अपने अभी? 5 है। अच्छा, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट्यूट हुई है, और जो जोनल काउंसिल है उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला जो काउंसिल बना था दैट वाज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट समथिंग 1970
1971 उसका ईयर है, तो ईयर इज इम्पोर्टेंट। एंड उसके अंदर वो जो सिक्किम में शायद उसको जोन बनाया गया था, या वो लास्ट स्टेट था जो इसमें नॉर्थ ईस्ट वाले में एंटर हुआ था। ठीक है। बाकी के लिए एक्चुअली 1956 वाला एक्ट है ना, बाकी नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो बचे हैं। यस। Okay, I have a question. Economic and social planning. Economic and social planning is a state subject. True, false? कॉन्करेंट है। So it is a false because it will come under the concurrent list. There were certain subjects which were moved from state to concurrent list. Which amendment it was? The number of amendment I'm asking. 42nd 97। 44 था शायद। See, remember 42. 4 plus 2 is equal to 6. So 1976. 4 plus 4 is equal to 8. So 1978. Okay? Just like confusion hai, in that case, they can just like learn like that. Okay? 42 is equal to 1976. 44 is equal to 1978. And जो concurrent में shift किया गया था, that was done through the 42. Now, can anyone tell me कुछ subjects side उसके, sorry, concurrent के कोई subject, 3-4 subject, if anyone remembers? फॉरेस्ट है एक तो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, वेट एंड मेजर्स है, 2 और है, कुछ और याद नहीं। एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ये सभी इसी में फॉलो होंगे। ओके, सो सपोज यूनियन लॉज एंड स्टेट लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कौन से लॉ पास होने चाहिए? यूनियन होना चाहिए। सपोज कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कौन सा लॉ पास होना चाहिए? पास तो दोनों होंगे, बट सेंटर में बना दिया मतलब सेंटर का। द क्वेश्चन इज कि कोई फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है, ठीक है, एजुकेशन इज एट प्रेजेंट इन कॉन्करेंट, ठीक है। अब इस पे एक लॉ सेंट्रल ने बनाया, एक लॉ स्टेट ने बनाया। दोनों के लॉज अब आपस में डिस्प्यूटेड में है, या क्लैश में है, या कंजेशन में है, तो क्या क्या होगा, मतलब प्रोसीजर फाइनल क्या किया जाएगा? सेंटर का लॉ रिपील हो जाएगा। रिपील नहीं होगा, बट सुपरसीड हो जाएगा वो यूनियन वाला। नहीं, वही बोल रही हूँ कि सेंटर का लॉ जो है ना वो माना जाएगा। सेंटर का लॉ माना जाएगा अंटिल वो सेंटर का लॉ लेटेस्ट हो। अगर स्टेट ने सेंटर के लॉ के बाद फिर से कोई लॉ बनाया है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव एक्सेंट टू मतलब दैट लॉ, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेता है कि ठीक है यू कैन अप्लाई टू दैट लॉ इन योर स्टेट, तो वो एप्लीकेबल कर सकते हैं स्टेट भी। हाँ, लेकिन ये एनसेट देने के बाद अगर यूनियन ने फिर बना दिया ना, तो फिर यूनियन वाला मानेगा, मतलब ये बात है। हाँ, उस वाले केस में अगर सेंट्रल स्टेट का पंगा वहां पे है, टाइमलाइन में पंगा है, तो लेटेस्ट माना जाता है, और टाइमलाइन में पंगा नहीं है तो फिर स्टेट अगर लॉ, स्टेट का लॉ अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल हो गया तो वो मान लेते हैं। हाँ, वही। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन फाइनली, ठीक है। तो जैसे कॉन्करेंट लॉ होता है, कॉन्करेंट अगर एजुकेशन लेते हैं, इस पे सेंटर ने भी लॉ बनाया है, स्टेट ने भी लॉ बनाया है। नाउ द थिंग इज कि लॉ सेंटर का पास होगा, ठीक है, बट इन केस ऐसा कुछ आता है कि ओनली द लॉ ऑफ द सेंटर विल प्रिवेल ओनली, सो इन दैट केस ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस अगर स्टेट ऐसा कुछ स्पेसिफाई करता है कि हमने ये जो लाइक XYZ जो भी लॉ है, दैट इज विद द रिजर्व ऑफ द प्रेसिडेंट, सो इन दैट केस वो जो कानून है वो स्टेट लॉ का पास हो जाएगा। बट इन केस अगर पार्लियामेंट ने वापस चाहा कि कुछ गड़बड़ है, वी शुड मेक द लॉ अगेन, उस केस में पार्लियामेंट का पास हो जाएगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एग्जैक्टली, सही।
अच्छा, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है, इसकी पावर किसके पास है और क्या है इसमें? ओनली पार्लियामेंट के पास होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जो पावर होती है, स्टेट के पास वो नहीं होती है। मीनिंग कि इंडिया का किसी और देश के साथ में उन्होंने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, तो दैट स्टेज विद पार्लियामेंट ओनली। हाँ, और किस किस पे एप्लीकेबल है ये लॉ? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया ने किसी के साथ लॉ बनाया तो ऑब्वियसली अगर इंडिया के सिटीजन कहीं पे बाहर रहते हैं तो उन पे होगा। आई एम सो सॉरी फॉर द वॉइस। देन फिर उनके साथ में जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, वहां के जो रिलेशन है, उस पर सभी पे इंडिया का राइट होगा, मीन्स पार्लियामेंट का राइट होगा। हाँ जी मैम, करेक्ट। Okay, there is one question, and the question says कि there is division of every power we know, है ना। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो स्टेट में एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड लाइक आपके सेंटर पे होते हैं, ठीक है। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल पावर्स एज वेल। Whatever I have said is correct, right? No, judicial No, powers no, there is no is wrong. judicial power का division नहीं. फाइनेंशियल पावर्स भी सेंटर के पास है। Okay, so Gaurav and Arvind, perfect. Okay, so see क्या होता है ELJ, ठीक है, ELFJ जो एक्चुअली में ये बेसिकली ना JLEF को ना आप कंसीडर करके चलना, ठीक है। अगर JLEF कहीं पे भी आए ना तो जस्ट रिमेंबर पॉलिटी से जुडिशरी, देन L से लेजिस्लेटिव, E से एग्जीक्यूटिव, F से फाइनेंशियल। अगर हम प्रेम्बल की बात करते हैं तो दिस वुड बी द अगेन सीक्वेंस JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। लाइक दिस ये JLEF ना दैट विल हेल्प यू इन मेनी वेज, लाइक being it prelims or mains, ठीक है, it helps। तो सी क्या होता है JLEF में जो LEF होता है ये काम करता है, ठीक है, यानी इसका डिवाइड हर लेवल पे होता है, बट जो जुडिशियल पावर्स होते हैं उसका ऐसा डिवीजन नहीं होता है। वाई सो? बिकॉज इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड वे भी फॉलो होता है जुडिशरी का, इंटीग्रेटेड कि लॉ जो सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं वो नीचे तक ट्रिकल डाउन होते हैं, वो सबऑर्डिनेट तक जाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। पर रिपीट कर देंगी दोबारा? Okay, should I repeat everything again? आपने जो कोई सीक्वेंस बताया था ना कि इसमें सब में यही चलेगा, वो वाला बस। Okay, see JLEF. JLEF. J stands for justice, L for liberty, E for equality, F for fraternity. And अगर हम organs की बात करते हैं तो it would be something like J से judiciary या judicial power, L stands for legislative, E for executive, F for financial powers, ठीक है। So ये JLEF जो है, also J को अगर आप लोगे तो ये रशिया वाले रेवोल्यूशन से लिया गया है, एंड LEF ये तीनों लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये हमने कहां से लिया? एनीवन? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया? या फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The suggestions of the Interstate Council are binding in nature. True, false? False. Correct. Okay, so it is false. They are just advisories and they are not binding in nature. What are the ways of disqualification of members from the Lok Sabha or House of Parliament? How many ways are there? So majorly there are two ways. One is mentioned in the constitution, and another one is derived by the parliament itself, the Representation of People's Act 1951. So in the constitution, एक तो पहला कि सिटीजन नहीं हो, दूसरा ये कि मेंटली एब्सॉल्ट हो, तीसरा मतलब इन्वॉल्व हो किसी उस चीज में एक्टिविटी
Office of Profit. Script correct. Third one, I guess, bankrupt something. इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सब है। हाँ उसमें इन्वॉल्व हो, हाँ करेक्ट, याद नहीं आ रहा था। और फिर रोपा के अंतर्गत ना, अगर इफ इट हैज वॉन ही हैज वॉन बाय इलिसिट मेजर्स, गलत तरीके से जीता हो, या फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स कन्फाइन करे हो, गलत बताए हो, तो वहां से हो जाता है। और 2 साल से ज्यादा जेल में रहा हो। हाँ वही तो उससे साथ एक और नया जुड़ गया था, 2 साल के ज्यादा से अगर जेल हो उसको। इलेक्ट्रल ऑफेंस then तो इलेक्ट्रल ऑफेंस किया हो कुछ और आपने अपना रिटर्न फाइल ना किया हो, कितना खर्चा वर्चा किया, ये भी होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसका केस जो होता है वो फाइल कहाँ पे किया था? टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंपल्सरी, और टू हाई कोर्ट्स, और मे बी बोथ, कहीं पे भी कर सकते हैं। पहले आंसर क्या है? उसके बाद प्रेसिडेंट। सो इलेक्टोरल ऑफेंसेस वाले केस में जितना भी केस है, इलेक्टोरल ऑफेंसेस वाले केस में डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैटर्स आते हैं, वो उसका केस जो होता है वो पूरा आता है पहले हाई कोर्ट में, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जहां से जुरिस्डिक्शन हो, देन इट मे बी अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो। देन अगर इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ फॉलो हो रहा है, तो उस केस में स्पीकर आता है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मैटर अगर आता है तो वहां प्रेसिडेंट का मेन ऑब्जर्वेशन होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ये इसी का रिकमेंडेशन बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे या नहीं? हाँ, इलेक्शन कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग होता है। एंड वन मोर थिंग, ये प्रॉफिट क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, क्या वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? No. मेंशन It is mentioned but not defined, I guess. Yes, correct. It is mentioned but not defined. It is mentioned in Article 102 or 103. I cannot remember exactly. Sorry for that. मतलब मैं बुक लेके नहीं बैठा हूँ। 102 और 103 में mentioned है। 102 में है सर। Yes, correct. 102 और 191 वहाँ पे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, इधर यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में। Yes, correct. Anyone else can proceed, मतलब कोई आगे बढ़ा सकता है बात को। एक और क्वेश्चन था कि लीडर ऑफ अपोजिशन, ये किसी लॉ में मेंशन्ड है क्या? नाइनटीन 67 का है शायद, 77 का है लॉ। वहाँ पे इनको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है और सीवीसी के अपॉइंटमेंट्स में आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का एज अ मेंबर अपॉइंटमेंट कमेटी का होना चाहिए। तो ये किसी एक्ट में मतलब अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसके अंदर मेंशन हो सकता है। इसका वो सैलरीज वाला एक्ट होता है, सैलरी एंड ऑफेंसेस वाला एक्ट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। मैं बता देता हूँ। वैसे आप लोग बढ़िया से ट्राई कर रहे थे। एक एक्ट है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, पर वो जो सेव करने के लिए, जैसे मिनिस्टर्स हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर, क्योंकि ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो, तो उनको सेव करने के लिए लॉ पास करा था पार्लियामेंट ने। तो वो लॉ है, उस लॉ में इसका मेंशन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। Sir, I can recall it is like the salary and allowances something. Is that you are referring or any other act? हाँ, I have to check.
I don't remember exact name. I'll post here itself, or otherwise I'll tell tomorrow. Okay, now we can move on to judiciary. if मतलब ये वाला काम खत्म हो गया तो अच्छा we are not done joint sitting and Sir, annual अभी financial statement है।